मंथन किया कि चुनाव क्यों हारे 2024 का? मंथन तो एहसास हो गया था कि जनता हमारे खिलाफ होगी है चुनाव से पहले? एहसास बीजेपी के साथ सत्ता में रहना, जब किसान दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे बैठे हुए थे, उस वक्त ये गलती थी? हमारे पास कोई राम मंदिर का मुद्दा तो था नहीं, हमारे पास कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था, हमारे पास जाट गैर जाट का मुद्दा नहीं था। हमारे पास तो एक ही मुद्दा था कि हम किस काम की बुनियाद पर जनता के बीच में आए, हमें लोगों ने चुन करके भेजा और उस काम को हम गिनवा पाते। चौटाला फैमिली, आप दोनों भाई, उस सरकार, आपके पहियों पर सरकार चल रही थी। ये वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे जो लोग हमारा विरोध करते हैं। जनता को, कौम को, किसानों को, इस वर्ग को, मजदूर को विश्वास नहीं हुआ कि दुष्यंत जी हमारे साथ हैं, जेजेपी हमारे साथ है। अगर घर बैठ जाते तो भी हम बुरे थे, अगर हम बीजेपी के साथ चले तो भी हम बुरे हैं, अगर कांग्रेस के साथ चले जाते तो हम अपना जन्मसिद्ध अधिकारी खो देते। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस थी? मेरी इंडिविजुअली, मेरी भी, और पूरी पॉलिटिकल पार्टी की एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बननी चाहिए हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। बीजेपी, खट्टर साहब और हुड्डा साहब मिले हुए आपस में, इसका मतलब ये है क्या? बच्चा ही कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसा मैंने सुना है कि जो ये परिवार है, विनोद शर्मा जी का, कार्तिकेय शर्मा, मनु शर्मा जी का, इनकी आपके परिवार से बहुत नजदीकियां बढ़ी। मददगार का तो रहना ही चाहिए ना। आप अक्सर एक बात कहते हो कि बीजेपी छुरा मारती है पीठ में। शिवसेना को मारा, एलजेपी को मारा, अब वो तो चिराग भाई वापस चले गए, पता नहीं किस दबाव में। अब धनखड़ साहब, देश में वोट चोरी की बात हो रही है कि वोट चोरी हो जाती है, यहां पर उपराष्ट्रपति चोरी हो गया। ऐसा क्या हुआ था कि 4.25 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप और आपके भाई साहब सरकार से बाहर आ गए, बीजेपी के साथ? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं था, जबकि हमारी सीटों पर बंटवारे की बात आई। या आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया तो चुनाव नजदीक आ गया, बीजेपी से दूरी बना लो? हम इस बात पे अड़े रहे कि 5100 पेंशन आप कब करोगे। एक आपके बारे में ये कहा जाता है कि जहां जहां आप चुनाव लड़ते हो, कि जहां आप लड़े और वहां कांग्रेस पार्टी हार गई। हुड्डा साहब कई बार कहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक बी टीम है बीजेपी की। नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, उनकी शुरुआत होती है जींद के बाई इलेक्शन से, और वो कांग्रेस पार्टी के एक दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने चुनाव लड़ते हैं। दूसरा चुनाव आता है लोकसभा चुनाव, फिर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने सोनीपत सीट से मैदान में उतरते हैं, और तीसरा चुनाव इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में डबवाली सीट से चुनाव लड़ते हैं। हालांकि इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में अभी सफलता नहीं मिली है, लेकिन दिग्गजों के सामने चुनाव हमेशा मैदान में उतरते हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं जेजेपी के यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी। नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत, और इतने शॉर्ट टाइम में आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से शुरू करूँ? बीजेपी से, जेजेपी से, आईएनएलडी से? शुरुआत तो सकारात्मकता से होनी चाहिए, तो खुद से होनी चाहिए। तो मंथन किया कि चुनाव क्यों हारे 2024 का? मंथन तो किया भी है, कर भी रहे हैं, और राजनीति में करते रहना चाहिए, और अपनी कमियों को, खामियों को जानना बहुत जरूरी है। जो गलतियां हमसे हुई हैं या जिस कारणवश नाराजगी जनता में पैदा हुई और हालात, परिस्थितियां ऐसे पैदा हो गए, वो किस कारणवश थे, उन्हें दुरुस्त भी करना है, उन्हें ठीक भी करना है, और कहीं कोई गलती हुई है तो उसके लिए जनता से माफी भी मांगनी है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो जनता का नगाड़ा है वो परमात्मा की आवाज होती है। हर 5 साल के बाद नगाड़ा बजता है, कभी किसी के पक्ष में होता है, कभी किसी के विरोध में होता है। इस बार हमारे विरोध में था, उसे सहज स्वीकारना, यही चौधरी देवीलाल जी ने हमें शिक्षा दी है, और उनकी शिक्षा पर, उनके रास्ते पर सदैव चलते आए और चलेंगे। आप चौथी पीढ़ी हैं आपके परिवार में, राजनीति के हिसाब से देखता हूँ, चौधरी देवीलाल से लेकर और ओम प्रकाश चौटाला जी, फिर आपके फादर, फिर आप। एहसास हो गया था कि जनता हमारे खिलाफ होगी है चुनाव से पहले? एहसास जब किसान का एजिटेशन शुरू हुआ पूरे देश के अंदर, तो हालात, परिस्थितियां तो उसी दिन बदलने लग गई थी। और फिर वो कहते हैं कि जो है ना, होते होते कोरोना काल आ गया, तो हम क्योंकि डिलीवरेंस के लिए वहां पर बैठे थे, और किसान साथियों से भी हम ये कह रहे थे कि सत्ता के अंदर रहकर हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। वो जब कोरोना काल आया तो बिल्कुल समय जो है वो विपरीत हो गया, हालात, परिस्थितियां विपरीत हो गई, विपक्षी दलों को कहने का अवसर मिल गया। मगर उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि जहां डिलीवरेंस की बात है, कमिटमेंट की बात है, जो हमने वादे हरियाणा प्रदेश की जनता से जींद की पांडु पंडारा के मैदान में किए थे, उसमें से 70% हम करने में कामयाब रहे। चाहे उसमें 75%
प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोकल्स के लिए आरक्षण की बात हो, हरियाणा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना जिसमें महिला को रिजर्वेशन की बात हो, किसान के खाते में सीधा पैसा देने की बात हो, 14 फसल पर एमएसपी देने की बात हो, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को राशन डिपो संचालन में देने की बात हो, मुआवजा देने की बात हो, जो जो वादे हमने किए, एक 5100 की पेंशन का पूरा नहीं कर पाए, मगर उसको भी 3000 तक ले जाने में हम कामयाब रहे, जो देश में सबसे ज्यादा है। कई बार कैटेगोरिकली भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि पेंशन 3000 पहुंचाने का जो काम किया वो बीजेपी ने किया। तो उस बात का जवाब भी है कि इस साल पेंशन नहीं बढ़ी और पिछले वर्ष दुष्यंत चौटाला के सत्ता से जाने के बाद पेंशन नहीं बढ़ी, और बीजेपी की सरकार अन्य प्रांतों में भी है, कहीं भी पेंशन नहीं बढ़ी। तो पेंशन को जो 3000 तक ले जाने का, देश में सबसे ज्यादा करवाने का काम किया, वो भी दुष्यंत चौटाला की देन है। क्या बीजेपी के साथ सत्ता में रहना, जब किसान दिल्ली के सारे बॉर्डरों पे बैठे हुए थे, उस वक्त ये गलती थी? मैंने कहा कि हालात और परिस्थितियां राजनीति में बहुत कुछ तय कर देती हैं, और उस समय अगर हम सत्ता छोड़ करके आ जाते तो आज जब चुनाव आता तो यही विपक्षी दल और विपक्षी दल का मुखौटा बन करके जो लोग राजनीति में आगे सवाल पूछते हैं, वो लोग यही सवाल पूछते कि आपने पांडु पंडारा में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ। तो और हमारे पास देने को जवाब नहीं होता। 15 साल हमारी पार्टी पहले विपक्ष में रही और बाइफिकेशन होने के बाद जननायक जनता पार्टी 16वें साल में सत्ता में आई। 16वें साल में अगर 5 साल में भी हम डिलीवर नहीं कर पाते, 20 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। एक जनरेशन को ही हमें बताने के लिए नहीं होता कि हमारी आइडियोलॉजी क्या है, हमारे काम क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, किस रास्ते पर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। कम से कम आज जनता जब मुआवजा नहीं पाती, जब पूरी एमएसपी नहीं पाती, जब खरीद ठीक तरीके से नहीं होती, या डीएपी और खाद को लेकर के प्रदेश में अव्यवस्था फैलती है, तो लोग दुष्यंत चौटाला को याद करते हैं। आज प्रदेश में जब रोजगार की उम्मीद जगती है तो दुष्यंत चौटाला को याद करते हैं। तो बहुत से ऐसे विषय हैं। आज खरखोदा के अंदर मारुति का प्लांट आया, इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन थे? आज जैपनीज बैटरी की फैक्ट्री सोहना के अंदर अगर आई तो उसको लाने का सबसे बड़ा काम किसने किया? आज अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2-2 हवाई अड्डे, जो हमारे विपक्षी एक सांसद हैं हिसार से, वो कहते थे कि जिस दिन हवाई जहाज यहां पर उतर जाएगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तो अब तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हवाई जहाज भी उतरे और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की आज बात हो रही है। अंबाला के अंदर भी जो है ना एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो गया। तो बहुत काम किए हैं, मगर अगर आप टाइम स्पैन को देखें, 4.25 साल के अंदर बहुत सा काल कोरोना में, किसान एजिटेशन में, हम जनता के बीच में नहीं जा पाए और अपने कामों को गिनवा और भुना नहीं पाए। हमारे पास कोई राम मंदिर का मुद्दा तो था नहीं, हमारे पास कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं था, हमारे पास जाट गैर जाट का मुद्दा नहीं था। हमारे पास तो एक ही मुद्दा था कि हम किस काम की बुनियाद पर जनता के बीच में आए, हमें लोगों ने चुन करके भेजा और उस काम को हम गिनवा पाते। तो दुष्यंत जी जैसे कई बार कहते हैं कि हम कामों को गिनवा नहीं पाए, काम तो बहुत किए, अब लोगों को एहसास तो हो रहा है मगर देर हो गई। चौटाला जी, आपने कहा कि आपके पास जाट गैर जाट का मुद्दा नहीं था, लेकिन बीजेपी के पास तो ये मुद्दा था, तभी तो वो सत्ता में आ गए। और नहीं आप चौटाला फैमिली, आप दोनों भाई, उस सरकार, आपके पहियों पर सरकार चल रही थी, ठीक है, मैं आपकी बात को सहज स्वीकार लेता हूं। और अगर हमारे पहियों पर चल रही थी तो जब दुष्यंत जी ने 6 महीने पहले सत्ता से अलग होने का फैसला कर लिया और बीजेपी सत्ता में दुष्यंत जी से अलग हो गई, तो वो फिर किसके पहिए पर चलती रही 6 महीने तक सरकार? बताओ आप। और नहीं, मैं नहीं, अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं तो मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे जो लोग हमारा विरोध करते हैं। और अगर बीजेपी इतनी बुरी थी और बीजेपी का सहयोग करना एक गलत फैसला था, तो भारतीय जनता पार्टी की 40 सीट से 47 सीट हरियाणा प्रदेश में कैसे आई? और अगर एजिटेशन में ये जो एक पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा था, मैं अगर पॉइंट टू पॉइंट शुरू हो जाऊं, सबसे पहली राय की सीट जहां पर एजिटेशन चला, कौन जीता? दूसरी सीट बहादुरगढ़ की सीट, तीसरी सीट उचाना की सीट। अगर दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ जाकर के गलत कर रहे थे तो बीजेपी को कैसे जिता दिया? अगर दादरी और बाजड़ा के अंदर एजिटेशन नहीं चलता तो एजिटेशन उस चरम तक नहीं पहुंचता। वो दोनों सीट बीजेपी कैसे जीत गई? सिर्फ एक लोहारू की सीट भिवानी जिले के अंदर वो हारी, पूरा जींद जीत गए, पूरा सोनीपत जीत गए, एक बड़ौदा की सीट को छोड़ दो। और हाईवे बेल्ट पर तो मेरे हिसाब से पानीपत जीत गए, करनाल जीत गए, मेरे हिसाब से कुछ बचा ही नहीं। और जहां पर ज्यादा एजिटेशन था वहां पर तो क्लीन स्वीप बीजेपी का ही रहा। तो हालात, परिस्थितियां नहीं, जब मैं अंबाला कुरुक्षेत्र देखता हूं, वहां ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीती है, इंस्टेड ऑफ जो जितनी जीती जाटलैंड के अंदर।
जैसे सोनीपत में नहीं जीत पाई। तो मेरी बात का जवाब तो आपको आपके सवाल में मिल गया कि सिर्फ दुष्यंत को घेरने के लिए, उसको राजनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए एक चौतरफा प्रयास था, उसमें ये लोग कामयाब रहे। बीजेपी इनका टारगेट नहीं था। बीजेपी को सत्ता से बाहर करना इनका मुख्य मकसद नहीं था। इनका मकसद दुष्यंत चौटाला को कमजोर करना था। कम उम्र में अगर वो उप मुख्यमंत्री बनकर के अगर अच्छे काम कर सकता है, जनता के हित के फैसले ले सकता है, अगर पूर्णतः उसको कभी मौका मिल जाए तो वो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलने का मादा रखता है। आपके ऊपर आरोप ये लगा देंगे विजय जी कि जब जरूरत थी किसानों को और कौम की जरूरत थी कि भाई हाँ आपके साथ खड़े हों, तो हम साथ ही खड़े थे। नहीं खड़े थे ना, हम साथ खड़े थे। मैं बताता हूँ ना कैसे नहीं खड़े थे। आप सत्ता में बने हुए थे, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेके आई थी, हम उसका विरोध कर रहे थे। नहीं, सरकार के अंदर रह के कर रहे थे। सरकार के अंदर रह करके विरोध किया जा सकता है। जनता को, कौम को, किसानों को, इस वर्ग को, मजदूर को विश्वास नहीं हुआ कि दुष्यंत जी हमारे साथ हैं, जेजेपी हमारे साथ है। जबकि 2019 में जो 10 सीटें जेजेपी को मिली थी वो इसलिए मिली थी कि क्योंकि दुष्यंत चौटाला बीजेपी को हराएगा। नहीं, फिर हमें कांग्रेस को जिताने के लिए मिली थी। कांग्रेस को जिताने के लिए तो नहीं मिली थी। नहीं, और कांग्रेस से भी हमने, आप तो प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं तो खुद इस बात को लेकर के एंडोर्स कर रहा था कि कांग्रेस के साथ सत्ता बनानी चाहिए। तो कांग्रेस ने हमारे साथ सत्ता क्यों नहीं बनाई? हुड्डा साहब इस बात का जवाब क्यों नहीं देते? अगर घर बैठ जाते तो भी हम बुरे थे, अगर हम बीजेपी के साथ चले तो भी हम बुरे हैं, अगर कांग्रेस के साथ चले जाते तो हम अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही खो देते। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कांग्रेस थी? मेरी इंडिविजुअली, मेरी भी, और पूरी पॉलिटिकल पार्टी की एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ था कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बननी चाहिए हरियाणा प्रदेश में, क्योंकि हम बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो फिर उस बात का वो जवाब क्यों नहीं दे पाते कि हम सत्ता, जब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैं 10 विधायक का समर्थन हुड्डा साहब आपको बाहर से देने के लिए पक्षधर हूं, आप सत्ता बनाइए, मेरे 5 मुख्य मुद्दे हैं, इनको लागू कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री रहिएगा, मुझे आपकी सरकार में शामिल नहीं होना है। तो उन्होंने सरकार क्यों नहीं बनाई? और अगर हमने बीजेपी का वो गाड़ा चलाया हरियाणवी भाषा के अनुसार, तो जब हम बीजेपी से सत्ता से अलग हुए तब आपने सरकार क्यों नहीं बनाई? तब आपने कम से कम दावा तो पेश करना चाहिए था हुड्डा साहब। हम तो कमजोर थे, हमारे से लोगों की नाराजगी थी, मगर कम से कम आप विपक्षी दल का मुख्य नेता होने के नाते हरियाणा प्रदेश की सरकार के विरोध में एक दावा पेश करते, मगर दावा भी पेश नहीं किया। तो आप ये कह रहे हो कि बीजेपी, खट्टर साहब और हुड्डा साहब मिले हुए आपस में, इसका मतलब ये है क्या? बच्चा ही कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूं? अच्छा, हरियाणा के अब मुझे तकरीबन सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में युवा जोड़ो अभियान के तहत जाने का अवसर मिला है, और मैं तकरीबन 450 गांवों में होकर के आया हूं। सभी विधानसभा क्षेत्र में, हर शहर में लगभग बहुत से वार्ड मैंने कवर किए, और सभी में एक माहौल है कि घर में आई हुई लक्ष्मी को ठोकर मार दी हुड्डा साहब ने इस बार 24 के चुनाव में। हाँ, लोगों में ये एक भावना है कि हमने तो बना के दे दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं जो हमारी पार्टी से समर्थक हैं कि अगर हमारे पास ऐसा माहौल होता तो हम तो 70-80 सीटें जीत करके आते। इन्होंने तो आप ये देखिए, जहां जहां पर गैर हुड्डा समर्थित कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनके सामने जो निर्दलीय लोग लड़े, वो दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी में बैठने वाले लोग थे, और वो अच्छे वोट लेकर के। जैसे फॉर एग्जांपल उचाना के अंदर देख लीजिए, और बहुत सी सीटों पर देख लीजिए। उचाना में विजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोटों से आ रहे हैं। हाँ, उनको हराया है, ये तो चर्चा हो रही है। इन लोगों ने गहरी साजिश कर करके इस सीट पर भी, अनेकों सीट पर भी, जहां जहां इनको लगता था कि कल को ये तुम्हारी गाड़ी में सवार नहीं होंगे, या कल को 2004 वाला दौर फिर वापस ना आ जाए और सोनिया जी का आशीर्वाद किसी और को ना मिल जाए, तो इन लोगों ने तो सारे कांटे, और ये तो जयप्रकाश जी ने तो बयान दिया है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, आपने सुना भी होगा एक सभा के अंदर कि तुम 60 जिताने की बात कर रहे हो, 60 नहीं जिताने, मार्जिनल रखना, कहीं ज्यादा मत जिता देना। जयप्रकाश जी तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, खुद सांसद हैं, बेटा विधायक है, और उस कलायत सीट के कारण आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं हो पाया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सी छोटी छोटी कमियां, शैलजा जी जिस समाज से आती हैं वो हरियाणा के अंदर बड़ी संख्या में बसता है, और उन दलित साथियों को साथ ना लेने के कारण 13-14% वोट पर सीधा डेंट मारने का काम, और वो सब बीजेपी के बस में जाकर के सवार हुए बाद में, उनका एक्टिव ना होना, प्रोएक्टिव ना होना। इसी तरीके से सुरजेवाला जी को हराने के लिए, उनके बेटे को हराने के लिए साजिश रचते रहे, और लोगों को हराने के लिए शैलजा जी को तो घर ही बिठा दिया था। 2 ही सीटें तो वो मांग रही थी, 90 में से 2 मांग रही थी, 2 देने के लायक भी उन्हें नहीं समझा। तो ये लोग दो कौन सी मांग रही थी?
चर्चा ऐसी है कि नारनौंद की सीट और उकलाना की सीट पर वो लोगों को चाहती थी कि उनका कैंडिडेट हो, और कैंडिडेट किसी का भी होता, माहौल कांग्रेस के पक्ष में ऐसा था कि वो दोनों कैंडिडेट जीत जाते, हारते नहीं। मगर ये लोग इतने एडमेंट हो गए, और ये मैं और मेरा की राजनीति के अंदर कांग्रेस की लुटिया को डुबोने में पूरी तरह कामयाब रहे। कुछ ये भी चर्चा है कि इस बार कांग्रेस की टिकटें हुड्डा जी के आदेशानुसार बीजेपी के हेडक्वार्टर से बटी, कांग्रेस के हेडक्वार्टर से नहीं। आप तो कांग्रेस को कवर करते हो, आपको तो ज्यादा पता होगा। नहीं, मैं वो जब मैंने नंबर देखा, जब टिकटें बटी, तो उसमें से 70 टिकटें ऐसी थी, 72 टिकटें जो हुड्डा साहब ने अपने लोगों को दी जी, आउट ऑफ 90 जी, और लगभग 15-16 ऐसी थी जो शैलजा जी को मिली थी, और एक ही सीट मांगी सुरजेवाला ने अपने बेटे के लिए, और उन्होंने किसी की सीट नहीं मांगी। तो जो मेजर चंक था सीटों का वो उनके हिस्से में गया था, जबकि मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, उन्हीं के ऊपर से पूरा चुनाव था, और जीत भी उन्हीं की थी, हार भी उन्हीं की हुई है। अब मेरा सवाल, आजकल चाचा से बात होती है? नहीं, चाचा से बात नहीं होती, पर चाचा के लिए सदैव मन में सम्मान है, और वो तो रहेगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनसे मिलना हुआ जब चौटाला साहब का देहांत हुआ, पूरा परिवार एक साथ था, और उनके प्रति जो सम्मान है वो हमारे से बड़े हैं। अपने से बड़ों के लिए आदर और अपने से छोटों के लिए प्यार तो सदैव रहना ही चाहिए। राजनीतिक तौर पर हमारे मतभेद हैं, और हो सकता है कि लंबे समय तक रहें, मगर मैंने जैसा अपनी बात को शुरुआत करते हुए कहा कि मैं एक सकारात्मक व्यक्ति हूं, पॉजिटिव थिंकर हूं, मैं सदैव पॉजिटिव ही सोचूंगा। कभी ये सोचते हैं कि एनएलडी भी उठ नहीं पा रही है, जेजेपी भी इस बार कोई सीट नहीं आई है, तो मिलके कोई रास्ता निकाल लें? नहीं, ये बड़ों ने तय करना है। ये पार्टी के हमारे मुखिया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, जो परिवार के भी सबसे बड़े सदस्य हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी के बाद। तो यूं हाइपोथेटिकली देखा जाए, जन भावना, मूल भावना क्या है उसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊंगा, मगर ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर का विषय है। मैं कह भी दूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मैं अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहेंगे तो मैं तो सकारात्मक व्यक्ति हूं। मैं तो चाहता हूं कि सब लोगों को बीजेपी के सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि 15 साल बीजेपी हरियाणा में सत्ता में रहेगी और ऐसे बदलाव लेकर के आएगी, ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आज रोजगार, परमानेंट नौकरी तो हम हरियाणा में सोच ही नहीं रहे हैं। HKRN के माध्यम से जो टेम्परेरी नौकरी मिल रही है, उसका आधार भी सिर्फ 1 साल का बचा है। मुझे लगता है मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, और हो सकता है कि आज तो इस पे चर्चा ना हो, जैसे गुजरात के अंदर पुलिस के थाने भी प्राइवेट संस्थान बन चुके हैं, वैसे हरियाणा बनते हुए भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि 10 साल हुड्डा साहब मुख्यमंत्री रहे, 3रा टर्म बीजेपी का है, ठीक है। जब आप लोग सत्ता में थे, उस टाइम को लगभग अब 25 साल हो जाएंगे जब ये कार्यकाल पूरा होगा, तो सत्ता से दूर रहना भी तो एक और सर्वाइव करना बड़ा चैलेंज होता है। तो क्या वो एक चीज परिवार को इकट्ठा नहीं कर सकती? नहीं, ये देखो, वो कहते हैं कि समय बलवान है, समय से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और कभी भी बड़बोला नहीं होना चाहिए। समय के आगे तो पता नहीं किस किस को झुकना पड़ गया। हमने मुलायम सिंह जी के परिवार को देखा और परिवारों को देखा, तो समय आगे आएगा, मगर उसके लिए सब लोगों को जो है ना झुकना पड़ेगा, और सब लोगों को अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ करके पब्लिक इंटरेस्ट को पहले देखना पड़ेगा। और मेरे पिताजी ने तो सदैव इस बात को एंडोर्स किया है, डे 1 से किया है, कि हमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने घर से, पार्टी से ये कह करके अलग किया था कि आप अपना रास्ता बनाएं, आपका यहाँ जगह नहीं है, आपका स्थान नहीं है। और हम अब तो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे पिताजी ने तो अंतिम दिन तक उनका ये इंतजार किया कि मेरे पिता जब मुझे बुलाएंगे और कहेंगे कि ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तो मैं उसको निभाऊंगा। आज क्योंकि मेरे पिता सबसे बड़े हैं, उनके देहांत के बाद मेरे पिता ने कहा कि सकारात्मकता से इस पर विचार हो जाना चाहिए, मगर उस पर दूसरे पक्ष के जो लोग हैं, उनकी कड़वाहट कम नहीं हुई, और उनके मन में जो कड़वाहट है, अगर वो ऐसी ही बनी रहेगी तो एक हाथ से ताली थोड़ी बजती है। तो वो चाचा के आसपास के लोगों के मन में कड़वाहट है या उनके मन में कड़वाहट? मैं इन चीजों पर ज्यादा सोचता नहीं, और क्योंकि ये सब चीजें हम राजनीति के अंदर इसलिए नहीं है कि चाचा क्या सोच रहे हैं या भतीजा क्या सोच रहा है, और चाचा क्या सोचेंगे इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। आज मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हरियाणा के अंदर एजुकेशन अच्छी कैसे हो, हरियाणा के अंदर रोजगार की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, हरियाणा के अंदर हेल्थ सर्विसेज की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, और
जो ये मनुवादी सोच के पक्षधर जो लोग हैं और ये जो सामंतवादी सोच के जो लोग हैं, इनसे लड़ाई कैसे लड़ी जाए। और उससे लड़ने के लिए मैंने जैसा कहा कि बाकी सब चीजें तो समय अपने आप करवा देगा। हमारा मकसद है कि हम जनता के बीच में रहें। आपको अचंभा होगा इस बात का कि आज अकेली पार्टी जननायक जनता पार्टी है जिसका प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक नेता, कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा। आदेश जी, आप तो सोशल मीडिया को और हरियाणा को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम जनता के बीच में नहीं है। हम हर रोज जनता के बीच में हैं, जनहित के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और यही हमारा धर्म है, यही हमारा फर्ज है, उसको अदा करते चलेंगे। अच्छा बुरा समय आता जाता रहता है। आप उस टाइम पे विधानसभा के अंदर थे शायद, जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था, जी, है ना जी, अगर मैं सही हूं तो जी। और कांग्रेस पार्टी वो चुनाव हार गई। कांग्रेस पार्टी का बड़े नेता अजय माकन जी, और फिर आरोप ये लगा कि किरण चौधरी का वो वोट था जो उसके बाद मैं जननायक जनता पार्टी की तरफ से एजेंट था। हाँ, मतलब वही। हाँ, तो वहां पर पांच ही एजेंट बैठे थे। उनमें से मैं एक था। आप हाउस के अंदर थे जी। तो सबका सामने हो रहा था। उस दिन हुआ क्या था, मतलब इस पे क्लियरिटी नहीं अभी तक, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, कार्तिकेय शर्मा जो राज्यसभा चुन के आए थे बीजेपी के समर्थन से, निर्दलीय उम्मीदवार, उनका स्टेटमेंट आया कि वो मैं अब यहां पर आपको रोकना चाहूंगा। वो जेजेपी ने एंडोर्स किया उनकी कैंडिडेचर को और उसके बाद बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया। तो वो मिले जुले हमारे राज्यसभा के एमपी आज भी हैं प्रदेश के। मैं मानता हूं। उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि कार्तिकेय राज्यसभा की वोट की लड़ाई जो है वो जनता के बीच में जाके तो लड़ी नहीं जाएगी, वो तो चुने हुए प्रतिनिधियों के बीच में लड़ी जाएगी। ठीक है। और उसके अंदर कुछ जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी और हमने उसको बखूबी लड़ करके और अपने कैंडिडेट को जिताया। तो उन्होंने कहा कि वो वोट किरण चौधरी की थी। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें तो किसी को शंका ही नहीं होनी चाहिए। किसी को शंका, वहां तो वो तो लाइव चला है। जब मैंने हैंड रेज करके ऑब्जेक्ट किया तो मैंने किरण चौधरी की वोट को ही देखा था, जो वो अपना वोट दूसरों को एक्सपोज कर रही थी, जो कि उस कानून के विरोध में है कि आप अपना वोट दूसरे को नहीं दिखा सकते। तो वो वोट तो मेरे को दिखाई दिया था उन्होंने, तो मैंने वही हैंड रेज करके ऑब्जेक्ट कर दिया था। तो इसमें किसको कोई शंका है क्या? नहीं, बाद में क्या हुआ कि कार्तिकेय ने नेक्स्ट डे फिर उस बात को वापस ले लिया था। नहीं, वो देखिए, मतलब ये बातें पब्लिकली बोलनी नहीं होती बात। हाँ, नहीं होती, मगर वो चीज तो कार्तिकेय जी मेरे बड़े भाई हैं, वो बहुत समझदार हैं। उनको बोले या ना बोले, वो तो सब लोगों ने टीवी पर लाइव चल रहा था, वहां पर मीडिया अंदर मौजूद थी और पूरे के पूरे मीडिया के लोगों ने देखा है कि क्या तमाशा हुआ है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो वोट कास्ट हो भी जाती तो भी वो वोट गलत कास्ट हुई थी, दिखा दी थी, इसलिए दिखा भी दी थी। उसको फोल्ड करने का तरीका भी गलत था, क्योंकि इसमें तो बहुत पैटर्न है। तो फिर तो स्ट्रैटेजी थी ना, इसका मतलब। अब इसके बारे में मुझे नहीं ज्ञान कि वो स्ट्रैटेजी थी क्या नहीं, बट मैंने जब वो वोट को देखा तो मैंने हैंड रेज करके उसको ऑब्जेक्ट कर दिया था। अच्छा जी। ऐसा मैंने सुना है कि जो ये परिवार है विनोद शर्मा जी का, कार्तिकेय शर्मा, मनु शर्मा जी का, इनकी आपके परिवार से बहुत नजदीकियां बढ़ी। हाँ, क्योंकि नजदीकियां इसलिए बढ़ी कि कांग्रेस के षड्यंत्र के चलते मेरे पिता और दादा को जेल में जाना पड़ा। हाँ, और तब मैं वहीं की बात कर रहा था। हाँ, तब मनु भैया भी वहीं पर थे। हाँ, और परिवार से फिर जब मेल जोल हुआ, बात हुई, संपर्क में आए, और इन लोगों ने उस समय बहुत मदद की चौटाला साहब, क्योंकि ओल्ड एज में थे, उन्हें चलने में बहुत कठिनाई होती थी, अंदर जेल से लाना ले जाना। तो एक जैसे मेरे पिताजी ने उनकी सपोर्ट किया मेरे दादाजी को, वैसा ही सपोर्ट इनने किया। तो मतलब के तो हम दोनों परिवारों के सूत्रधार जो है मनु शर्मा है। नहीं, देखिए, मददगार का तो रहना ही चाहिए। हाँ, वही मतलब अगर कोई भी मददगार जीवन में कहाँ किस मोड़ पर मिल जाए, अगर किसी ने मदद की तो उस चीज के लिए हमें कहने में कोई परहेज थोड़ी होना चाहिए। हम संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस, मतलब कैसा दौर हमने देखा है वो तो परमात्मा किसी को भी ना दिखाए, क्योंकि जेल का चेहरा और जेल कहना आसान होता है, काटनी बहुत मुश्किल होती है। मतलब दे आर लाइक फैमिली टू चौटाला फैमिली। हम उनका आदर करते हैं, हमारा परिवार है और अच्छे लोग हैं। आप अक्सर एक बात कहते हो कि बीजेपी छुरा मारती है पीठ में। अरे, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? सवाल नहीं आया अभी। शिवसेना को मारा, एलजेपी को मारा, अब वो तो चिराग भाई वापस चले गए, पता नहीं किस दबाव में। हमारे को मारा, किस को नहीं मारा? आपके सहयोगी बादल साहब। मतलब मैं कह रहा हूं नहीं, मेरा सवाल दूसरा है जी। अब धनखड़ साहब, देखिए,
ये मेरी हैसियत से बड़ा सवाल है कि धनखड़ साहब ने क्यों इस्तीफा दिया होगा। बाकी देश में वोट चोरी की बात हो रही है कि वोट चोरी हो जाती है, यहां पर उपराष्ट्रपति चोरी हो गया। हमारा उपराष्ट्रपति कहां है? अब कोई तो कह रहा है मेरे चाचा के फार्म हाउस में है वो, मगर उन्हें जनता के बीच में आकर के, और मेरे हिसाब से इस पूरे हालात को कि क्यों उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, तो उसको बता देना चाहिए। ऐसा क्या हुआ था कि 4.25 साल बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आप और आपके भाई साहब सरकार से बाहर आ गए, बीजेपी के साथ? नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं था, जबकि हमारी सीटों पर बंटवारे की बात आई तो वो बंटवारा नहीं हो पाया। कितनी सीट भारतीय जनता नहीं, मांगने और देने की बात नहीं होती, ये तो जो बार्गेन तो जो है ना, मांगता तो कोई कम थोड़ी है। जब मांगने जाते हैं तो कितने पे मांग जाते हैं? अब मांगते तो एक जमाने में बीजेपी वाले भी ज्यादा मांगते थे, मतलब मिलती थोड़ी थी आईएनएलडी से तो वो मांगने और देने की बात अलग होती है। मगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा वो थॉट प्रोसेस है कि वो अपने फायदे के आगे किसी को नहीं देखते। ये हमने सुना था, एहसास भी कर लिया। तो सिर्फ सीट शेयरिंग पे ही मामला खराब हो गया, या आप लोगों को तो नहीं, या आप लोगों को इस बात का एहसास हो गया तो चुनाव नजदीक आ गया, बीजेपी से दूरी बना लो? नहीं, ये कहना गलत है। सीट शेयरिंग पे मामला गड़बड़ाया नहीं। हम इस बात पे अड़े रहे कि 5100 पेंशन आप कब करोगे। बीजेपी ने जब सत्ता बनी तो 2 कमेटीज बनाई थी, उसमें से एक कमेटी ये थी कि दोनों पार्टियों की जो सामन्वय स्थापित करेंगे। वो कमेटी लास्ट तक नहीं बनी, जबकि उसके नाम चले गए, उसकी कमेटी की कभी मीटिंग नहीं हुई, मैं भी उसमें एक सदस्य था। और बीजेपी बार बार उसको लिंगर ऑन करती रही। बाकी कमिटमेंट्स तो जो थे वो हमारे अधिकार क्षेत्र में थे, क्योंकि वो मंत्रालय हमारे पास थे। ये मंत्रालय जो है ये मुख्यमंत्री के अधीन था कि पेंशन का क्या फैसला करना है, और हम इस बात पे एडमेंट थे कि 5100 पेंशन हो। तो इस बात, पेंशन की बात, जो 5 मुद्दे जिन पर अमित शाह जी के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सबसे पहला मुद्दा तो पेंशन ही था ना। उस बात से वो पीछे हट गए, समझौता तो टूटना ही था। एक आपके बारे में ये कहा जाता है कि जहां जहां आप चुनाव लड़ते हो, अभी तक आप 3 चुनाव लड़े हो, 2 चुनाव ऐसे हैं, जींद का उपचुनाव और सोनीपत का लोकसभा चुनाव, कि जहां आप लड़े और वहां कांग्रेस पार्टी हार गई। नहीं, वो दरअसल मैं आपको माफी के साथ, हुड्डा साहब कई बार कहते हैं कि प्रदेश के अंदर एक बी टीम है बीजेपी की, और वो हमें टारगेट करते हैं। मैं हुड्डा साहब से कहूंगा कि जब आप सुरजेवाला जी का नॉमिनेशन भरवाने आए थे, तब तो मैं नॉमिनेशन भर चुका था। अगर सुरजेवाला जी वो उपचुनाव नहीं लड़ते, 21,000 वोट उन्हें आए, जमानत उनकी बची ही थी। आप नंबर 2 पे आए थे, मैं नंबर 2 पे, मेरे को 38,000 वोट आए थे। तो 21,000 वोट अगर कांग्रेस को नहीं डलता तो बीजेपी तो उसी दिन हार गई थी। तो हुड्डा जी ने वो, जब एक पंडित रामविलास शर्मा जी हमारे प्रदेश के बड़े नेता हुए, वहां पे आप वहीं पर थे। हाँ, तो आपने तो देखा है ना होते हुए। तो आपका कांटा निकल गया। नहीं, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि उन्होंने क्यों सुरजेवाला जी को मेरे सामने कास्ट किया, जबकि मेरी नॉमिनेशन तो पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने क्यों उनको लड़वाया? मैं आदर करता हूं सुरजेवाला जी का, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ज्ञानी नेता हैं। उनको तो समझ जाना चाहिए था कि माहौल आपके पक्ष में नहीं है, जैसा इस बार हमारे पक्ष में नहीं था। मगर अगर वो बाई इलेक्शन दिग्विजय नहीं जीतता, दिग्विजय की तो क्या हैसियत है, मेरी तो अभी कोई हैसियत ही नहीं है। मगर वो इलेक्शन अगर जेजेपी पार्टी जीत जाती तो हरियाणा की राजनीति बदल जाती। उसका फायदा कांग्रेस को भी मिलना था उस समय पर, कि विपक्ष मजबूत है और सत्ता पक्ष, जिसका सिटिंग विधायक का चुनाव वो पार्टी हार रही है। तो इसलिए एक माहौल था, उस माहौल को कैपिटलाइज नहीं कर पाए, उन्होंने मेरे को चुनाव हरा दिया। फिर उनको दर्द हुआ जब मैं सोनीपत से चुनाव लड़ने गया, तो फिर वो मुझे कहने लगे कि मैंने कहा जी, चुनाव लड़ने का अधिकार तो सबको है, आपको भी है और मुझे भी है। ABCD टीम, आप तो चाहते हैं कि हम घर बैठ जाएं और आप पिता और पुत्र जो है चुनाव लड़ें, ऐसा तो संभव नहीं। एक्चुअली आपका भी वोट बैंक की नजर जाट वोट पे रहती है। और तो आदेश जी, मुझे ये बता दो कि हम कहां से चुनाव लड़े फिर? नहीं, वो तो आपका फैसला है। मैं हुड्डा जी से पूछ लेता हूं आपके माध्यम से, कि पिता पुत्र दोनों ये बता दें हरियाणा में कि भाई ये सीटें इस चौधरी देवीलाल की लेगेसी और उनके कार्यकर्ताओं के लिए ये रिजर्व है भाई, इसके सिवाय नहीं लड़ोगे। वो तो घर बिठा देंगे जी सबको, वो चाहते ही नहीं, और खुद एग्रीमेंट में है बीजेपी के साथ। तभी तो आज इतने बड़े बड़े मुकदमे जाने के चलने के बाद केजरीवाल जी जैसे लोग जेल जाए और लोग जेल जाए,
हुड्डा जी ने तो कभी मुंह करके ही नहीं देखा। और सब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किस तरह का एग्रीमेंट ये आपके सारे आरोप मैं उनसे कभी पूछूंगा जिस दिन वो मेरे शो में आएंगे। वो जवाब नहीं देंगे आपको, सिर्फ आप उनसे एक ही जवाब ले लीजिएगा कि दिग्विजय चौटाला ने जब आपको 10 सीटें जीत करके एक अधिकार लेकर के टेलीफोन किया तो आपने सत्ता क्यों नहीं बनाई? नंबर नहीं था ना शायद। नहीं, मेरे पास नंबर था, मेरे पास रिकॉर्ड है। 10 थे, 31 उनके पास थे। ओ हो तो जो 4 जीते थे वो हुड्डा जी के आदमी थे। 4-5 जो निर्दलीय थे, गोपाल कांडा जी थे, ये और लोग थे, सांगवान साहब थे, कौन थे? ये तो हुड्डा जी के खेमे के लोग थे। अगर हुड्डा जी प्रयास करते, क्यों नहीं बनाई फिर? नहीं, वो जवाब देंगे ना जी, क्यों नहीं बनाई। उन्होंने मुझे मना क्यों किया? साफ टेलीफोन पर मना ही कर दिया था। अच्छा, आपने सीधा फोन किया था उनको? हाँ, मैंने सीधा फोन किया था। डॉक्टर केसी बांगड़ है हमारी पार्टी के सीनियर, उनके माध्यम से मैंने उन्हें 2 कॉल लगाए थे और दोनों बार मेरी उनसे, बल्कि 3 दफे मेरी उनसे बातचीत हुई। मेरे पास आज भी, क्योंकि कई बार वो डिनाइल पर आते हैं, मैं रिकॉर्ड पर रखता हूं। आपने जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया विधानसभा चुनाव से, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो आपने कहा कि खट्टर साहब ने मरवा साहब गड़े में डाल दिया। इसका क्या अर्थ था? देखिए, समझ नहीं आया। नहीं, ऐसा है कि राजनीति में बहुत सी बातें कही जाती हैं, वो पॉलिटिकल बयान होते हैं, तो उनको तब ऐसा लग रहा था कि वो शासक मजबूत नहीं है। मजबूत तो आज भी नहीं है शासक, तो मैं मानता नहीं उनको कोई अच्छे हैं, वो आदमी तो अच्छे हैं। तो शासक कौन है आज की डेट में? खट्टर साहब ही हैं मेरे हिसाब से तो। आज अधिकारी शासक है हरियाणा प्रदेश में। सत्ता अधिकारियों के, ब्यूरोक्रेसी के अधीन है, नेताओं के अधीन बची नहीं। नेताओं चलते नहीं है? नहीं जी, कहां किसी कोई सुनता ही नहीं। मैं ज्यादा काम करवा सकता हूं, बीजेपी का एमएलए भी नहीं करवा सकता। हाँ। कोई मेरी तो इज्जत करके, भाई ठीक है इन लोगों ने रिगार्ड दिया, ठीक है, कोई एक आदि सुन लेगा। बीजेपी का तो एक सिस्टम है हरियाणा प्रदेश के अंदर, कोई चपरासी भी नहीं सुनता, बुरा मत मानिएगा, कोई 4th क्लास भी इनकी बात नहीं सुनता। इनके कहने से तो कोई थानेदार भी फोन नहीं उठाता। आज हालात ऐसे हैं, मतलब मायूस है बिल्कुल। टोटल बीजेपी, टोटल लीडरशिप की तो मोदी के नाम पर जीतने वाले लोग हैं। अभी पीछे नायब सिंह जी कह रहे थे, वो कह तो मुझे ही उस कंटेक्स्ट में रहे थे कि मैं 47 विधायक जिता करके लाया हूं, मुझे डम्मी कैसे कह दिया। तो मैंने कहा मेरी आंटी को क्यों नहीं जिता पाए? वो जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी, 5वें नंबर पर आई थी। अगर इतने बड़े नेता होते तो उन्हें भी जिता लेते। वो तो पुरानी बात थी ना। ओह, तो पुरानी में तो नेता तो वही थे, सरकार बीजेपी की थी, तब तो हम भी साथ थे, कुछ सहारा लगाते। आपके भाई हालात, परिस्थिति, ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल मोदी के नाम पर चल गया। आम जनमानस में देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो 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 विश्वास है या जो था, उसके नाम पर चल गया ये। नहीं तो ये कोई लीडरशिप थोड़ी है हरियाणा प्रदेश में। ये एमसी का चुनाव भी नहीं जीत सकते, ये तो सीएम बन गए। लेकिन चौटाला साहब 3rd टाइम वो लोग, हाँ, तो ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है, ये हालात हैं। हालात हैं कि चला ब्यूरोक्रेसी रही है, ये चुनाव नहीं जीत सकते। हाँ, और 3rd टर्म वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देख लीजिए, ये हमारा ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि आप मुझे ये तो बता दीजिए इनमें जन नेता कौन है जो अपने नाम पर 5, 7, 10 सीट जिता सके। इनमें ऐसा जन नेता भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में कौन है? मैंने सुना जैसे कहीं पर रमन सिंह थे, कहीं पर शिवराज चौहान थे, कहीं पर वसुंधरा राजे सिंधिया थी, कहीं पर और बड़े नेता हुए। हरियाणा में एक भी जन नेता तो बता दीजिए जो अपने नाम पर 5-7, हाँ हो सकता है राव इंद्रजीत जी के नाम पर सीटें आ जाए, बट वो तो उनको आप भाजपा का नहीं कह सकते ना। नहीं, वो तो चलो मैं उन पर नहीं कमेंट करूंगा, मगर मेरा कहने का मकसद यही है कि जन नेता कोई भी नहीं है। और जो जन नेता नहीं होगा वो मूल समस्या को कैसे मूल जन भावना को कैसे बिना जन नेता ही अगर आप 15 साल राज कर लोगे तो कहाँ हो सकता है जन नेता? मोदी जी के नाम पर। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो सरकारी नौकरी का मुद्दा और जाट गैर जाट पोलराइजेशन, इसी कारण बीजेपी बैठी हुई है? नहीं, कुछ हालात, परिस्थितियां हो जाती हैं। हाँ, इसमें कोई दुराई नहीं कि हमारी कास्टिस्ट पॉलिटिक्स का उस पर बहुत बड़ा असर है। फिर उसके बाद जो रीजनलिज्म, हुड्डा जी ने क्षेत्रवाद की जो राजनीति की, उसकी गहरी खाई अभी भी विपक्ष जो है ना भर नहीं पाया। और उसके बाद ये हालात, परिस्थितियां ऐसी बढ़ती रही, उसका बड़ा नुकसान हुआ विपक्ष को। कई मौके ऐसे आए। आपके कजन है, भाई हैं आपके, अर्जुन चौटाला, उन्होंने कहा कि आप हरियाणा की राखी सावंत है। हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया। ऐसा है कि वो कोई कभी कुछ भी कहें, मैं उन्हें कभी बुरा नहीं कहूंगा। वो मेरे से छोटे हैं, उन्होंने क्या पता अपने बड़े भाई के लिए मजाक पे कह दिया हो। मेरे लिए वो सदैव मेरा प्यारा भाई है, नवनियुक्त एमएलए है। उसको मेरे से ज्यादा चिंता अपने क्षेत्र की होनी चाहिए, वहां के लोगों की होनी चाहिए, उनके प्रति उसका
विश्वास पैदा करना है उसने। वो चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी है जो विधानसभा के अंदर है, उसे काम करना है, उसे अपने आप को प्रूव करना है। मैं उसका आदर करता हूं, करूंगा, अपने चाचा का भी उसका भी। वो कड़वा बोलेंगे तो मैं और ज्यादा मीठा बोलूंगा। चंद्रशेखर के साथ समझौता किया आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में, वो आपको कुछ ज्यादा नहीं दिलवा पाए वोट? ऐसा है कि वो गलत फैसला था? नहीं, गलत फैसला नहीं था। वो दूरगामी राजनीति के लिए बहुत अच्छा फैसला है। चंद्रशेखर जी देश के अंदर जिस समाज का नेतृत्व वो कर रहे हैं, जिस वर्ग की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो, मेरी बात आप रिकॉर्ड पे लिख लीजिएगा, वो एक दिन बहुत बड़े नेता बनेंगे इस देश के। हो सकता है कि मायावती जी से भी बड़े नेता इस देश में बने। एक आखिरी सवाल, आप 3 चुनाव लड़ चुके हैं जी, अभी तक चुनाव जीते नहीं है। कभी अकेले बैठ के सोचते हैं कि मैं चुनावी राजनीति के अंदर हार और जीत को राजनीति के अंदर कामयाबी का पैरामीटर मानता ही नहीं। मैंने नहीं कहा। हाँ, आप ही के परिवार में उदाहरण चौधरी रणजीत सिंह जी का, कितने चुनाव हारे और उसके बाद फिर जब जीते तो सीधे मंत्री बने। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से पूछ रहा हूं कि क्योंकि आप चौटाला परिवार से आते हैं, आप 3 चुनाव लड़े, आप 3 चुनाव हारे, क्या कभी इस बात को लेके मन में कभी ये आता है कि नहीं यार, मैं विधानसभा नहीं पहुंच पा रहा हूँ, मैं संसद में नहीं पहुंच पा रहा हूँ? ये तो लालच कभी रहा ही नहीं। चौधरी देवीलाल के घर में जन्म लेना मेरे लिए, वो सांसद